हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंदु चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अनअकैडमी 1 अभी लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए क्रिएट की जा रही है, कुछ अनअकैडमी के अंदर बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक जो है वो बड़े नहीं है, छोटे टॉपिक हैं और अच्छे टॉपिक है। मतलब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफएक्यू के ऊपर बात करते हैं। मतलब क्यूएनए करके एक सेक्शन आने लगा है द हिंदू के अंदर संडे के दिन। तो एफएक्यू के अंदर क्या खास है? एट वोस्टोक 22 वाई इज इंडिया नॉट ज्वाइनिंग नेवल ड्रिल। मतलब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रशिया के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है जिसके अंदर भारत जा रहा है पर वहां पर नेवल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझेंगे, क्योंकि ये इंडिया के इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कैसे नॉन अलाइनमेंट करता है आज के समय पे। ठीक है, और ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी आ जाता है नॉन अलाइनमेंट, उसके एक एग्जांपल के रूप में भी आ जाता है। साथ में इंडिया के रशिया, जापान और यूएस के साथ में रिलेशन को भी चीज एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो इसके कारण से ये टॉपिक जो है वो यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है कि इंडिया एंड इट्स रिलेशन, इंडिया के जो रिलेशन वाले पार्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हुआ क्या है कि 1 से 7 सितंबर के बीच में रशिया जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर अल्जीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, ताजिकिस्तान जैसे देश जो है वो शामिल है। यहाँ पर भारत ने अपनी 7x8 गोरखा राइफल को भेजा है जो पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज के अंदर, पर इस एक्सरसाइज के मैरीटाइम सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। 2 पार्ट में, मतलब 2 पार्ट के जो ये नेवल एक्सरसाइज होगी उसके 2 पार्ट के नेवल एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो पहले पार्ट की एक्सरसाइज है वो होने वाली है ईस्टर्न ऑफ रशिया के एकदम ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको साइबेरिया देखने को मिलेगा इस क्षेत्र के अंदर। तो साइबेरिया वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है, तो इस कारण से पहला कारण है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होगे सी ऑफ ओकोटस्क और सी ऑफ जापान। ठीक है, सी ऑफ ओकोटस्क और सी ऑफ जापान के यहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज होगी और लैंड एक्सरसाइज जो है वो साइबेरिया वाले रीजन के अंदर होगी। अब अगर आप ओकोटस्क को देख रहे होगे और सी ऑफ जापान को देख रहे होगे तो सी ऑफ जापान के बहुत करीब है। दूसरा सी ऑफ ओकोटस्क जो है वो कुरिल आइलैंड के बहुत करीब है। तो एक्चुअल में ये एक्सरसाइज जो है वो जापान के खिलाफ जा रही है। कुरिल आइलैंड ये वो आइलैंड है जिसके लिए चाइना, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। ठीक है, लद्दाख वगैरह को लेके उत्तराखंड के अंदर भी डिस्प्यूट है, तो जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर चाइना ने एक बार एक्सरसाइज की थी। तो अभी इंडिया अगले महीने यूएस के साथ में मिलकर एक्सरसाइज करने वाला। डिस्प्यूटेड रीजन के पास में जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना को दिक्कत हो रही है, जब चाइना कर रहा था तो हमको दिक्कत हो रही थी। वैसे ही जब कुरिल आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, इस डिस्प्यूटेड रीजन के पास में अगर रशिया बाकी सारे देशों के साथ में एक्सरसाइज करेगा तो ये जापान की सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा, और इंडिया के लिए तो जापान भी इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से इंडिया जो है वो नेवल एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज को यूएस ने क्रिटिसाइज भी किया है, कहा है कि यार रशिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, रशिया तो खुद लड़ाई कर रहा यूक्रेन के साथ में, तो उसके बावजूद भी जो देश यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको यूएस ने क्रिटिसाइज किया। अब इंडिया इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करके 4 अलग अलग चीजें दर्शा रहा है। पहली चीज कि हम लोग रशिया के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, भले ही वॉर चल रहा पर इंडिया रशिया के साथ में कोलैबोरेट करेगा। जब यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारे रिजोल्यूशन आए, इंडिया ने उनका विरोध किया, इवन एब्सटेन किया, वोट ही नहीं किया उसके अंदर। मतलब रशिया के खिलाफ इंडिया नहीं गया। नॉट जस्ट दिस, रशिया से भारत जो है भारी मात्रा में तेल ले रहा है, तो इंडिया जो है वो रशिया के साथ में अपने रिलेशन खराब नहीं करने वाला है किसी और देश के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये इंडिया के नॉन अलाइनमेंट को दर्शाता है।
इंडिया एक तरफ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न देशों के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। मालाबार एक्सरसाइज की गई है दोनों देशों मतलब क्वाड के चारों देशों के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो रशिया के साथ में भी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। इजंट इट अ नॉन अलाइनमेंट के इंडिया, यूएस और रशिया दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है। नॉट जस्ट दिस, देयर इज थर्ड थिंग एज वेल कि इंडिया जापान के सॉवरेनिटी के खिलाफ भी नहीं जा रहा है। मतलब इंडिया जो है वो जो दो नेवल ग्रुप है, मतलब ये जो कुरिल आइलैंड वाला क्षेत्र है, सी ऑफ ओकोटस्क और जापान के रीजन के अंदर, मतलब सी ऑफ जापान के अंदर जो एक्सरसाइज होने वाली है, उन एक्सरसाइज के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो जापान की सॉवरेनिटी के लिए। तो इंडिया इससे बता रहा है कि हम लोग स्टेटस क्वो के अंदर बिलीव करते हैं, जो चीज जैसी चल रही है वैसी चलने दो, बीच में उसके अंदर अड़ंगे मत डालो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये दर्शाता है कि इंडिया जो है वो दूसरे देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की इज्जत करता है। तीसरी चीज, ये दर्शाता है कि जापान जो है वो इंडिया के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वो हम लोग दर्शा रहे हैं। वहीं चौथी चीज क्या है कि इस एक्सरसाइज के अंदर ध्यान से देखना तो चाइना भी आ रहा है। इवन इंडिया के ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, इवन इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, पर दूसरे क्षेत्रों के अंदर इंडिया जो है वो चाइना के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, जिसके अंदर भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करने वाला है। तो ये चार अलग अलग चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट राज्यों के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी 13.5% रेट से ग्रो कर रही है, पर इन्फ्लेशन का रेट देखें तो वो और ज्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है, मतलब कहा जाता है आरबीआई वगैरह के द्वारा कि 16% के आसपास ग्रोथ होगी, पर इंडिया की ग्रोथ 13.5% है, नॉर्मल के मुकाबले कम है। इसका बड़ा कारण है महंगाई दर। महंगाई दर जो है वो पिछले 8 सालों के अंदर काफी ज्यादा रहे हैं रिटेल लेवल पे, जिसके बाद में 7.79%, 6.7% तक इन्फ्लेशन गया था। मैंने आपको बताया भी था कि 4 महीनों तक इन्फ्लेशन जो है वो 6% के ऊपर रहा, और भारत के अंदर मैक्सिमम कैप है इन्फ्लेशन का 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा था। अब इन्फ्लेशन ज्यादा था, उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है वो उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी। वहीं इन्फ्लेशन कुछ राज्यों के अंदर बिल्कुल आसमान तोड़ रहा है, जैसे आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन के अंदर तो 7% है, पर वहीं 11%, मतलब दूसरे 11 राज्यों के अंदर ये इन्फ्लेशन और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मतलब हर एक राज्य के अंदर इन्फ्लेशन अलग अलग होता है, महंगाई दर अलग अलग होती है। पर जब इंडिया एक है, अभी तो हम लोगों ने जीएसटी लगा दिया है, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम एक है, तो फिर ये महंगाई दर अलग अलग क्यों है? ये बात समझ रहे हो? तो होता क्या है कि हर एक राज्यों के अंदर महंगाई दर अलग होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप देखोगे तो फूड प्राइस के ऊपर काफी डिपेंड कर जाता है। अब पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में गेहूं चल रहा है, पूरे गाँव भारत में गेहूं बो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? कहीं पे गेहूं बोए जा रहे हैं, कहीं पे सोयाबीन बो दे रहे हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें बोई जा रही है। ठीक है, कहीं पे सरसों बोई जा रही है तो कहीं पे कुछ और। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम जब फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो जैसे मान लो सीहोर का इलाका है मध्य प्रदेश के अंदर, अच्छा वीट होता है वहां पर, है ना, शरबती गेहूं वहां पर होता है। तो अब वहां पर गेहूं की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, पर वहीं अगर आप गुजरात में जाओगे तो गुजरात में जीरा वगैरह मिल जाएगा। तो गुजरात में जब आप जाओगे तो वहां पर गेहूं के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्यों? क्योंकि हुआ एमपी में, पर एमपी के अंदर अगर वो 100 रुपए का है तो गुजरात जाने में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा तो वो और महंगा हो गया। साथ में देयर इज अनदर थिंग के गुजरात के अंदर कंजप्शन पैटर्न क्या है, मतलब वो जीरा ही खा रहे हैं या गेहूं भी खा रहे हैं। अगर वो गेहूं खा रहे हैं तो फिर गेहूं की डिमांड के अनुसार महंगाई दर जो है बढ़ जाएगा, साथ में ट्रांसपोर्टेशन, जिसके कारण से अलग अलग जगहों पर महंगाई दर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ सकता है आपकी कि इन्फ्लेशन पूरे देश का एक ही होता है या अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जैसे आप रूरल और अर्बन इलाका ही देख लो। रूरल इलाके को देखोगे तो रूरल इलाके के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, पर उसके बावजूद भी रूरल इलाके के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा दिखता है।
आप अगर रूरल इलाके के अंदर जाओगे तो जो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट आपके यहाँ पर मिलता है वो रूरल इलाकों के अंदर 12 रुपए का मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजों के भी कंजप्शन पैटर्न क्या है, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है और उनकी सप्लाई किस तरीके से की जा रही है और कितने लोग वहां पर कंपटीशन में सामान को बेच रहे हैं। जैसे अगर आप गांव में जाओगे तो लेदे की एक दुकान होती है, ठीक है, वो चैनल वाली, उसके अंदर मतलब वो 4-5 ऐसे डब्बे रखे रहते हैं जिसमें एक के अंदर सेव रखी रहेगी, एक के अंदर बूंदी रखी रहेगी, एक के अंदर कुछ रखा रहेगा, थोड़ी सी वो जो जमीन है वो तेल तेल जैसी दिखाई देगी, ठीक है, ऊपर जो है वो मतलब धूम्रपान के चीजें जो है वो लटकी रहेंगी एक तरफ, तो दूसरी तरफ ऐसे मतलब वो छोटा भीम आता है खाने का, वो छोटा भीम वगैरह है, ये सब खाने की चीजें जो है वो बच्चों की वो लगी रहेगी, और वो जो ऑरेंज की गोली आती हैं वो रहेंगी। मतलब फिक्स अमाउंट के प्रोडक्ट मिलेंगे और एक ही दुकान दिखेगी पूरे गांव के अंदर। आजकल तो 2 एक और हो गई हैं, तो उसके कारण से क्या होता है ना कि महंगाई जो है, कंपटीशन कम होने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। दूसरा क्या कि जो जितना भी सामान आता है उस दुकान के अंदर वो सब शहर से लेके आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लेगा। तो दूसरा क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वहीं वो होलसेल के अंदर नहीं लेके आता है, वो लेके आता है किसी और दुकानदार से। तो दुकानदार खुद 10 का दे रहा तो अपनी मार्जिन 2 रुपए की बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसके कारण से फिर क्या होता है कि सामान के कंजप्शन पैटर्न, कंपटीशन, इन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन, जिसके कारण से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये इन्फ्लेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा बात करते हैं खबरों के ऊपर, GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग के अंदर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है इसको बिल्कुल ही मत छोड़ा करो, ठीक है, ये काफी रिलेटेड हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का असर फार्मिंग के ऊपर क्या दिखता है, में इसके ऊपर सवाल रहते हैं। प्रीलिम्स के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आते ही हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ था, भारत का मतलब एक नैनो यूरिया करके इफ्को के द्वारा बनाया गया, ये इफ्को करके आपको कंपनी दिखाई देगी, ये PSU टाइप से है, ठीक है, इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। इस इफ्को ने नैनो फर्टिलाइजर बनाया। ये जो नैनो फर्टिलाइजर है इसके अंदर क्या है कि यूरिया है नैनो पार्टिकल के फॉर्म में, यूरिया नैनो पार्टिकल के फॉर्म में लिक्विड रूप में इस डब्बी के अंदर रहता है। इसे इफ्को ने बनाया था और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको बहुत मार्केटिंग करी थी इसकी, पर अभी क्या ये टेस्ट के अंदर था, इसकी टेस्टिंग कर रहे थे कि सेफ है या नहीं, ICAR के द्वारा। ICAR मतलब क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा ये चेक किया जा रहा था कि यार ये जो नैनो यूरिया है, नैनो पार्टिकल से बना हुआ लिक्विड यूरिया है, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं। अब नॉर्मली किसी फर्टिलाइजर के लिए 3 ट्रायल किए जाते हैं, पर यहाँ पर केवल 2 ही ट्रायल किए गए और इस फर्टिलाइजर को पास कर दिया, जिसके बाद में इस फर्टिलाइजर के ऊपर कंसर्न उभर के आ रहा है कि अगर खराब निकला तो, अगर दिक्कत वाला निकला तो क्या करेंगे वगैरह वगैरह। पर ये फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजर ना इंडिजिनसली डेवलप है, यूरिया दे रहा है, एक तो यूरिया की अवेलेबिलिटी करा रहा है और इंडिया के अंदर डेवलप है। मतलब कि हम लोग अभी तक यूरिया भारत में होता ही नहीं था ना, हम तो इंपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट का 90 लाख टन तक का यूरिया है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगभग $40,000 तक, 40,000 रुपए तक बाहर चले जाता है यूरिया को खरीदने में, खास रूप से रशिया से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा नुकसान होता है, तो हम लोग ना ये पैसे जो बचा लेंगे, जिसके कारण से हमारा एक तो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, दूसरा आत्मनिर्भर भारत प्रमोट होगा, तीसरा क्या होगा कि यार ये जो फर्टिलाइजर है ये नैनो पार्टिकल्स है, एक नई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पर 45 kg का जो बोरी आती है, मतलब जो सैक आती है, बोरी आती है ना फर्टिलाइजर की, 45 kg की फर्टिलाइजर की बोरी के बराबर आधा लीटर, केवल आधा लीटर की एक छोटी सी बोतल है, सेम इफेक्ट देती है। तो काफी इफेक्टिव ये फर्टिलाइजर बताया जा रहा है, पर इसको ना बहुत फास्ट ट्रैक वे में पास कर दिया गया है ICAR के द्वारा। तो फिर कंसर्न आ रहा है कि कहीं ये सॉइल की फर्टिलिटी तो लॉस नहीं करेगा या क्या नहीं करेगा, उन सारी चीजों को, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अभी देखना रह गया, ठीक है। वहीं ऐसा नहीं है कि जो नैनो पार्टिकल से बना हुआ यूरिया है, यानी कि जो नैनो यूरिया है वो कंप्लीटली जो पुराना वाला बोरी वाला जो यूरिया आता था ना, वो पीली कलर की, उसमें
जो हम लोग इंपोर्ट करके मंगाते थे, सब्सिडी वगैरह ज़्यादा देनी पड़ती थी, वो सब्सिडी भी बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि सस्ता पड़ेगा, भारत के अंदर डेवलप हो रहा है, तो एक तो सब्सिडी भी बच जाएगी। सब्सिडी बच जाएगी तो गवर्नमेंट का पैसे बचेंगे, गवर्नमेंट के पैसे बचेंगे तो और जगह सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर पाएगी, ठीक है। अब जो पुराना यूरिया था वो यूरिया यूज में आएगा, ऐसा नहीं है कि वो वाले टाइप का यूरिया नहीं आएगा, पर कम मात्रा में आएगा। क्यों आएगा पर? तो होता क्या है कि जब आपने कभी छींटते हुए देखा होगा फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर ना एक तो शुरुआत में जब क्रॉप को बोया जाता है ना, सो किया जाता है, उसके जस्ट थोड़े ही समय बाद जब पत्तियां ज्यादा बाहर भी नहीं आती हैं, जब ट्रांसप्लांटेशन की स्टेज ही चल रही होती है, उस समय पर पहला तो फर्टिलाइजर को छीटा जाता है, दूसरा फर्टिलाइजर छीटा जाता है जब उसकी पत्तियां आने लगती है, जब उसकी कैनोपी डेवलप होने लगती है, तब फिर उसके बाद में ही फर्टिलाइजर छीट के जाते हैं। तो दो और तीसरी स्टेज के अंदर फर्टिलाइजर इफेक्टिव है, पर पहली स्टेज के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं है। तो पहली स्टेज के अंदर तो वही टाइप का फर्टिलाइजर लगेगा, उसके बाद में ये वाला यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा व्यापार की बात करें तो भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो पहले के मुकाबले कम हो गया है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगस्त के महीने की बात कर रहा है, यूपीएससी जब आएगा तो अगला अगस्त आ जाएगा आपका, तो तब तक ये डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। बस एक ट्रेंड है जो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। 33.8%। इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसको नोट कर लेना, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एग्रीकल्चर का यूज, एग्रीकल्चर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, मतलब साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। दूसरा खुद एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसान की सेविंग को बढ़ा देगा, ठीक है। अब क्या है कि एक्सपोर्ट जो है वो भारत का कम हो रहा है, वहीं पिछले साल अगस्त के मुकाबले भारत का इंपोर्ट जो है वो भारी मात्रा में बढ़ गया है, जिसके कारण से भारत का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसके अंदर मेनली चाइना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा ये खबर है मतलब इट इज मोर ऑफ अ एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, GS4 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के रूप में आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ में ये GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है कि आसाम के अंदर एक जगह है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट करके, सोनितपुर के अंदर 330 एकड़ की जमीन थी जो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर लोगों ने कब्जा किया हुआ था और लोग रह रहे थे जो कि झोपड़ियों के अंदर, है ना। अब वहां पर सोलर पावर प्लांट बनाने की बात आई, तो सोलर पावर प्लांट बनाने की बात आई ना, तो वहां पर लोगों को नोटिस भेजे गए। नोटिस भेजने के बाद में लोगों ने उस जगह को खाली नहीं किया, तो फिर बुलडोजर चलाए गए। जब बुलडोजर चलाए गए तो उस दौरान में बहुत सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे सोनितपुर के अंदर लगाया गया था, क्योंकि ऐसा डर था कि कहीं लोग रायट ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के घर खाली कराए गए वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम भी थे, उनमें बंगाली स्पीकिंग हिंदू भी थे, ठीक है, साथ में हिंदी स्पीकिंग हिंदू भी थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि रायट के भी चांसेस थे, तो यहाँ पर क्या किया गया, एक सिक्योरिटी फोर्स को भी यहाँ पर डिवॉल्व किया गया। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है डायलेमा। ये केस स्टडी के अंदर ही पूछा जा सकता है कि मतलब लेट अस इमेजिन के एक गवर्नमेंट के द्वारा ओन जगह है, कुछ गरीबों के द्वारा उसके ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, उसके ऊपर मतलब कब्जा किया हुआ है, और जब उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है तो आपको ऑर्डर मिला है उस जगह को खाली कराने का। पर अगर आप उस जगह को खाली कराते हो तो आपको लगेगा कि यार मतलब वो मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनके पास में कोई और सहारा नहीं है उन घर को छोड़। दूसरी तरफ के गवर्नमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को घर तोड़ना भी जरूरी है, मतलब उस जगह को खाली कराना भी जरूरी है, ताकि हम लोग सोलर पावर प्लांट बना लें, इन्वायरमेंट को डेवलप कर लें। तो व्हाट यू विल डू, उसके अंदर आप एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को यूज कर सकते हो GS4 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट, कभी हम लोग कहते हैं किसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जब टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर, क्यों नंबर ज़्यादा चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज की प्रजाति होगी, पॉपुलेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स के अंदर वेरिएबिलिटी रहेगी। इंसान अलग अलग, मतलब आप देखो ना कि खुदा की कलाकारी देखो, भगवान की कलाकारी देखो,
केवल चेहरे के ऊपर 2 आंखें, 1 नाक है, होंठ है, और बाकी तो वही चेहरा है, 2 कान है, पर फिर भी आपको हर चेहरा अपने आप में एक अलग दिखाई देगा, चेहरे मिलते जुलते कम दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? सीधी सी बात है, जीन्स की वजह से। अब मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि यार इंसानों के अंदर 2 लोगों के जीन्स बहुत अलग होते हैं, ठीक है, और वो मतलब बहुत अलग तो नहीं होते हैं, 90% तो सेम रहते हैं, पर देयर इज अ जीन के अंदर वेरिएबिलिटी रहती है इंसान के अंदर। जितनी वेरिएशन जीन्स के अंदर ज्यादा होंगी, उतनी हेल्दी जनरेशन आगे वाली होगी, उतने ज्यादा अडॉप्टिव आने वाली जनरेशन होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि यार एक तो जीन्स की वेरिएबिलिटी हो, जिसकी वजह से क्या हो कि आबादी अगर हम लोग बढ़ाएं, तो आबादी के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जीन्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन और ज्यादा अडॉप्टिव हो जाती है। साथ में एक स्पीशीज के बढ़ने का रेट, दर जो है वो बढ़ जाता है, मैंने बताया भी था। पर यही एकमात्र फैक्टर नहीं होता, दे आर सर्टेन अदर फैक्टर एज वेल। यहां पर इस आर्टिकल के अंदर माइग्रेशन वाले फैक्टर को यूज किया गया है। 2007 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, पुणे की एक रिसर्च संस्था द्वारा, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आपने कभी बैक्टीरिया को देखा होगा, बैक्टीरिया जब बहुत ही स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहता है, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर बैक्टीरिया सस्टेन नहीं कर सकता खुद को, ऐसी कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया रह रहा है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? बहुत तेजी से माइग्रेट कर जाता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में, फिर तीसरे इंसान में, चौथे इंसान में, जिसके कारण से बैक्टीरिया जो बच जाता है। तो पहले बताया गया था कि यार, पहले बताया गया था कि अभी नहीं है, कि माइग्रेशन की वजह से अडॉप्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है। पर अभी रिसेंटली एक रिसर्च की गई, रिसर्च करने से पता चला कि अगर स्ट्रेस इन्वायरमेंट ऐसा है जो किसी स्पीशीज को कंप्लीटली नहीं मारेगा, कुछ ही नंबर ऑफ स्पीशीज को मारेगा और बची स्पीशीज जो है वो बच जाएगी, बची हुई पॉपुलेशन बच जाएगी, एक बड़ी पॉपुलेशन या छोटी पॉपुलेशन बच जाएगी। ऐसी कंडीशन में अगर माइग्रेशन किया जाता है तो हो सकता है कि अडॉप्शन के अंदर उल्टे इफेक्ट देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से यहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया हर एक शरीर के अंदर सस्टेन नहीं कर पाता है। जैसे अगर आपके शरीर के अंदर वो सस्टेन किया हुआ वो मेरे अंदर आ गया तो फिर भी मेरे को बीमारी नहीं होगी, वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर वो अडॉप्टिव हो ही। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जेनेटिक्स बहुत क्रूशियल है। अगर जो जेनेटिक्स मतलब ऐसी स्पीशीज हैं जो माइग्रेट कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी या फिर एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, अलग इन्वायरमेंट के अंदर माइग्रेट कर रही है, तो कितने डिफरेंट अमाउंट के जीन्स हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि इमिग्रेंट कैरिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कैन काउंटर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन। माइग्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकता है नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होने की वजह से, मतलब ज्यादा अडॉप्टिव बना सकता है। यानी कि हम लोग केवल एक फैक्टर नहीं कह सकते कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम लोगों के अडॉप्शन जो है वो डिपेंड करेंगे। दे आर मल्टीपल डिफरेंट थिंग जिनके ऊपर भी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग चीज डिपेंड कर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड तो SRC10 लगाओगे। इसके बाद में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आप लोगों को बताया जाएगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज के ऊपर मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।